अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, खुर्रम शहजाद इब्रार अहमद के बाद अब एक और खिलाड़ी पाकिस्तान का जो इंजर्ड हो गया, नोमान अली, जो स्पिनर है पाकिस्तान के, वो टेस्ट सीरीज से वो भी बाहर हो गए। वो उनका मसला ये हुआ है कि उनको कल रात अपेंडिक्स की शिकायत हुई, तो फ़ौरन उसके बाद उनकी सर्जरी कर दी गई और डॉक्टर ने अब उनको रेस्ट का मशवरा दिया गया है कि अब वो रेस्ट करें, मुकम्मल रेस्ट करेंगे। इससे तो वो टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं मुकम्मल इंजरी का शिकार हो रहे हैं। जितने भी पूरी फिटनेस के इनके जितने मसाइल हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। वर्ल्ड कप से भी सेम इनको इसी तरह यही प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी कि इनके सारे खिलाड़ी इंजरी का शिकार होने लग गए और अब भी यही प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले इब्रार अहमद, जो कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही इंजरी का शिकार थे और प्रैक्टिस के दौरान जाके इनको पता चला, वो इसको ज़बरदस्ती उस शख्स को यहाँ से लेकर गए थे कि हमारे पास कोई स्पिनर मौजूद नहीं है, तो अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती को, अपने आप को बेइज्जत जो ये हो गए थे उससे उसको छुपाने के लिए जबरदस्ती इब्रार को लेकर के और वहां पे पहुंचे, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में ही, उससे पहले ही, प्रैक्टिस में ही से पहले भी, बल्कि वो पहले ही इंजर्ड था, लेकिन वो इनको जाके वहां पे पता चला ना जी अब तो हमारे बस से बात आउट हो गई है। तो इब्रार सबसे पहले आउट हो गए, इंजर्ड हो गए। उसके बाद खुर्रम शहजाद इंजर्ड हो गए। खुर्रम शहजाद के बारे में तो जो हमारे फास्ट बॉलर हैं साहब का जुनैद खान, उन्होंने पहले कहा था कि इस शख्स की ये एक मैच खेलेगा तो दूसरे मैच के बाद इसकी फौरन इंजरी का शिकार हो जाएगा। यार, आप ऐसे शख्स को पिक करें ना, आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स सिर्फ अगले का एक्शन देख के, अगले की पेस देख के ये चीज आइडिया लगा लेता है कि अगर वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, उसकी जो स्पीड है 100, पहले दिन उसकी स्पीड थी 135 से 140 और उसके 135 130 के लगभग थी। दूसरे दिन वही उसकी पेस मोड़ के वापस आ जाती है 125 पे, 130 पे। तो एक आपका जो फास्ट बॉलर है वो आपको ये आइडिया दे रहा है कि ये बंदा सिर्फ अगले मैच तक ये इंजर्ड हो जाएगा। तो आप किस किस्म के कोचेस लेके गए हुए हैं? आपको तो मैनेजमेंट का भी जो मैनेजमेंट है, आपको तो इस चीज का पता ही नहीं है कि एक जो फास्ट बॉलर हमारा खिलाड़ी है वो इस चीज के बारे में प्रेडिक्शन पहले कर रहा है कि ये लड़का बॉलिंग इसने बहुत जबरदस्त की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड है वो इंतहाई ज्यादा ग्रीनरी वाले ग्राउंड है। वहां पे आपको फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप जैसे ही ग्राउंड पे कदम रखते हैं, आप सीधा ये समझते हैं कि आप नरम किसी गद्दे फॉर्म के ऊपर आपने पांव रख दिया, या इस तरह आपको महसूस है। या जैसे ही आप फिर पिच को टच करते हैं तो पिच इतनी हार्ड होती है कि आप फौरन से अपना बैलेंस खो बैठते हैं। तो यही कंडीशन हुई खुर्रम शहजाद के साथ। वो भी इस तरीके से टीम से आउट हो गए, टीम से क्या पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। और उसके बाद आगे जी आज नोमान अली भी आज अपेंडिक्स की शिकायत होने की वजह से वो भी टीम से आउट हो गए। अभी 3 खिलाड़ियों की चेंजिंग दूसरे टेस्ट में, जो कि 26 तारीख को स्टार्ट होना है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें 3 चेंजेस की जाएंगी। सरफराज को भी बिठाया जाएगा, उसकी जगह मोहम्मद रिजवान को खिलाएंगे और उसकी जगह जो बॉलर हैं सजाद अली को एंटर करने, फ़हीम अशरफ की जगह सजाद अली को एंटर करेंगे। और वो बेशक एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जो सरफराज को मौका देना चाहिए था। सिर्फ एक मैच के ऊपर, एक मैच के बलबूते पर आप उसको एक मरतबा फिर साइड कर दें तो ये गलत बात है। सरफराज को पूरी सीरीज खेलनी देनी चाहिए थी। आप सरफराज अहमद की जगह, आप इमाम उल हक की जगह आप सरफराज को खिलाएं, आप इमाम को बाहर बिठाएं, आप वहां पे सरफराज को, रिजवान दोनों को एंटर रखें टीम के अंदर। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम है, इन लोगों को समझ ही नहीं आती है, ये अपनी करते हैं। चलें, लगे रहें बहरहाल जिस तरह भी इनको ठीक लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि आगे इनकी नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या है। शायद साइम अयूब को भी खिलाया जाए, लेकिन अभी उसका कोई कंफर्म नहीं है कि साइम अयूब को खिलाया जाएगा। साजिद अली को खिलाया जाएगा और फ़हीम अशरफ की जगह साजिद अली को और सरफराज की जगह मोहम्मद हफीज को ये खिलाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की जो हेड कोच हैं या चीफ सेलेक्टर, जो डायरेक्टर बने हुए हैं हमारे मोहम्मद हफीज साहब, उनके बारे में स्टेटमेंट आई है कि भाई ये बंदा एक पर डे 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है पाकिस्तान को, यानी कि एक महीने का ये 30 लाख रुपए ये एक बंदा ले रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ एक शख्स इतनी तनख्वाह ले रहा है, तो ये टीम के साथ 18 रुकनी, जो इनके साथ जो बेंच अलग से सिर्फ इन मैनेजमेंट की हुई है, मतलब कि जिसमें फिजिशियन आ जाते हैं, जिसमें आपके डॉक्टर आ जाते हैं, जिसमें आपके कोचेज आ जाते हैं, ये हमारे मुल्क के ऊपर कितना बड़ा बोझ है।
ना इनकी परफॉर्मेंस किसी किसी काबिल, ना ये लोग कोई बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ना इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद है। और इतना बड़ा मजमा लेके ये ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो वहां से जिस तरह की परफॉर्मेंस, जितनी इबरतनाक शिकस्त इनको हुई है पहले टेस्ट मैच में, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये हमारे साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। मोहम्मद हफीज जो कि मीडिया के ऊपर जिस टाइम बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिस टाइम, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि यार ये तो आगे किसी भी टीम को ये नहीं छोड़ेंगे, या किसी भी टीम के खिलाफ ये अगर ये तो कमाल कर देंगे ग्राउंड के अंदर। तो लेकिन परफॉर्मेंस जिस टाइम आपकी जीरो, तो आपके ऊपर सवालिया निशान तो बनता है। जाहिर आप इतने पैसे ले रहे हैं, आपके पास कोई स्किल्स मौजूद नहीं है। जिस टाइम भी अगर कोई भी मुल्क जिस टाइम ये कोचेस की उनके पास कोचेस की जरूरत होती है तो वो इश्तिहार देते हैं। जैसे सैंपल किसी भी अदारे को किसी शख्स की जरूरत होती है तो वो इश्तिहार देते हैं कि भाई हमें फलां कैटेगरी में इस तरह का बंदा चाहिए, तो हम इसकी सिलेक्शन इस तरीके से होगी। तो जो भी मेरिट के ऊपर उतरता है या जिसके जितना एक्सपीरियंस होता है, मुझे 10 साल, जिस शख्स को 10 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस है, वो उसके अंदर वो सारे कानूनी जो प्रोसेस होते हैं वो सारे लिखे होते हैं कि भाई आपके पास अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पे अजीब सिस्टम है, सिफारशी सिस्टम है। जैसे ज़का अशरफ साहब सिफारशी तौर पे आए, यहीं से मोहम्मद हफीज भी जिस तरह की मैनेजमेंट के साथ रल मिल के ये भी सामने आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनमें बेहतरी होगी। हालांकि काफी चेंजेस लग रहे थे कि जिस टाइम पे टीम की सिलेक्शन हुई या कोचेस चेंज हुए या पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई, तो उससे ये लग रहा था कि कोई बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन एक टेस्ट ही इन सब को नंगा कर गया। मैं यही कहूंगा कि इन सब की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर गया और ये बता गया कि ये इनकी परफॉर्मेंस, आप इनसे अगर कोई उम्मीद लगा रहे हैं तो ये आप मत समझें कि ये कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल अभी 26 तारीख को दूसरा मैच होना है। ये सारी बातें तो अपनी जगह पे, हमारी कहने से मत किसी के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है। जब तक ये हैं इक़्तिदार में या सीट के ऊपर, तो मजे लेते रहे, हम भी देखते हैं।